हेलो ऑल, वेलकम टू लॉ स्कूल। आज की इस पर्टिकुलर क्लास में हम पढ़ेंगे दैट व्हाट इज डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन और उसके साथ हम पढ़ेंगे फोर्स मेजॉर। ओके जी, सो लेट्स स्टार्ट विद द क्लास। सबसे पहले मैं आपको आज एक बात समझाऊंगी कि जब आप कॉन्ट्रैक्ट में आते हैं, ओके, कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म होता है, उसके लिए हम किसी कॉन्ट्रैक्ट में मान लो दो पार्टीज या दो से ज्यादा पार्टीज किसी कॉन्ट्रैक्ट में आई हैं, तो वो किस पर्पस के लिए आई होंगी? फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। अब कुछ ऐसी इम्पॉसिबिलिटी हो जाए जिसकी वजह से आपका जो कॉन्ट्रैक्ट है वो परफॉर्म ना हो पाए, ठीक है। अगर तो यहाँ पे परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो गई तो वहीं के वहीं जो आपका कॉन्ट्रैक्ट है वो कंप्लीट हो जाएगा। बट इन केस इम्पॉसिबिलिटी आ गई कोई, ठीक है, इफ देयर इज सम इम्पॉसिबिलिटी जिसकी वजह से जो पर्पस था कॉन्ट्रैक्ट का वो जो है आपका डिफीट हो गया है। अगर देखिए जी, पर्पस डिफीट हो गया है कॉन्ट्रैक्ट का किसी इम्पॉसिबिलिटी की आने की वजह से, पर्पस क्या था? अब वो आपका जो कॉन्ट्रैक्ट है वो नहीं परफॉर्म होगा, उसकी जो परफॉर्मेंस नहीं होगी, नॉन परफॉर्मेंस हो जाएगी, तो उसे हम कहेंगे कि आपका जो कॉन्ट्रैक्ट था वो डिसॉल्व हो गया, जो सोल्यूशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो गया। अगर कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करना था, ठीक है, बट कोई ऐसी इम्पॉसिबिलिटी आ गई जिसकी वजह से वो कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म नहीं हो सकता, मींस उसका पर्पस डिफीट हो गया, नॉन परफॉर्मेंस हो गई, जिसकी वजह से आपका जो कॉन्ट्रैक्ट है वो डिसॉल्व हो गया, डिसोल्यूशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो गया। इसे हम कहते हैं फ्रस्ट्रेशन। कि कोई ऐसी इम्पॉसिबिलिटी आ गई जो कि आपकी भी पहुंच से बाहर है, ठीक है, यू नो आपकी डोमेन से बाहर है। अब वो आप कॉन्ट्रैक्ट जो है परफॉर्म नहीं कर सकते, जिसकी वजह से जो है आपका कॉन्ट्रैक्ट डिसॉल्व हो गया है। ओके जी, समझ गए आप इस पॉइंट को? अब हम चलते हैं अपने टॉपिक के ऊपर दोबारा। ओके, नाउ व्हाट इज से परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। अब आपको समझ लग गया ना परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है। अब इसकी ब्रीच हो गई। देखो, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट जब होता है ना, उसमें किसी एक पार्टी की गलती होती ही होती है, तो वो जिसकी वजह से जो कॉन्ट्रैक्ट है वो डिसॉल्व हो जाता है, ठीक है, खत्म हो जाता है। बट जो आपका इम्पॉसिबिलिटी है, डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन जो है, उसमें ऐसी इम्पॉसिबिलिटी हो जाती है जो आपकी बहुत से बाहर है, जिसको आप रोक नहीं सकते। बस यही एंड रिजल्ट बचता है कि आपको जो है, अब आपने जो एक्ट करना था या फिर कोई कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करना था वो आपको खत्म करना पड़ेगा। जब ब्रीच होती है, डिफॉल्टिंग पार्टी हैज टू पे द कंपनसेशन फॉर दैट पर्टिकुलर लॉस। अब नॉन परफॉर्मेंस हो गई। अब आप देखो, आपको बेसिकली क्या समझना है, आपको ये दो बातों का ध्यान रखना है, परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है और नॉन परफॉर्मेंस क्या होता है। परफॉर्मेंस आपका ये होता है जब पार्टीज आपस में बात करती हैं, कॉन्ट्रैक्ट करती हैं उसको परफॉर्म करने के लिए, बट कुछ ऐसी सिचुएशन आ जाए जिससे वो कॉन्ट्रैक्ट फुलफिल ना हो पाए, तब हम कह देते हैं कि नॉन परफॉर्मेंस हो गई है, पार्टीज अब डिस्चार्ज हो गई है कि उनको कुछ एक्ट करना है कि नहीं करना है, ठीक है जी। तो नॉन परफॉर्मेंस ऑफ एक्ट जो है आपका दो चीजों के ऊपर बेस होता है, व्हेन पार्टी हैज टू रिसीव द मनी एंड व्हेन पार्टी हैज टू पे द। ओके जी, अब हम चलते हैं नॉन परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पे। ये दो पॉइंटर्स हम समझते हैं। जो आपका सेक्शन 56 है वो बात करता है इम्पॉसिबिलिटी टू परफॉर्म द कॉन्ट्रैक्ट आफ्टर इट हैज बीन एग्जीक्यूटेड। और जो सेक्शन 32 है वो कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट्स की बात करता है। इसमें फोर्स मेजॉर लग जाता है जब आपने कुछ ऐसे फ्यूचरिस्टिक कॉन्ट्रैक्ट्स करे हैं, ठीक है, अब आपने प्रॉमिस करा हुआ है कि हम ये कॉन्ट्रैक्ट आपका पूरा करेंगे, बट कुछ ऐसी सिचुएशन आ गई, कुछ ऐसी इम्पॉसिबिलिटी आ गई जिसकी वजह से अब वो कॉन्ट्रैक्ट आपका फुलफिल नहीं होगा, तब हम कह देते हैं कि वहां पे क्लॉज फोर्स मेजॉर लग जाता है।
ठीक है, ये विज मेजर आगे जाके हम इसके बारे में भी पढ़ेंगे। विज मेजर बोलते हैं मीन्स एक्ट ऑफ गॉड। ओके जी, अब चलते हैं हम डॉक्ट्रीन ऑफ फ्रस्ट्रेशन पे। डॉक्ट्रीन ऑफ फ्रस्ट्रेशन जनरल सेंस में आप फ्रस्ट्रेशन को समझो, इट मींस डिफीटेड, आपका पर्पस डिफीट हो गया। ओके, एंड दिस टर्म हैज बीन वाइडली यूज्ड इन एग्रीमेंट्स एंड कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द पार्टीज। द टर्म फ्रस्ट्रेशन इज बीइंग यूज्ड टू डील विद अनसक्सेसफुल ट्रांजैक्शंस व्हिच कुड नॉट बी कंप्लीटेड टू एनी रीजन। अब देखिए यहाँ पे बात हो रही है अनसक्सेसफुल ट्रांजैक्शंस, ठीक है जी। अब देखिए, अब आपकी नॉन परफॉर्मेंस हो गई, कॉन्ट्रैक्ट आपका परफॉर्म नहीं हुआ, तो उससे क्या होगा, आपकी जो ट्रांजैक्शन है वो कंप्लीट ही नहीं हुई, अनसक्सेसफुल हो गई। तो यहाँ पे इसकी बात करी हुई है, ठीक है। अब आपको ये छोटी छोटी चीजें हैं, आप इनको थ्योरी में ऐसे ही आप एनालाइज करो पॉइंटर्स को। परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, जब आप किसी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हुए हो, आपकी कोई ड्यूटी लग जाती है, ऑब्लिगेशन आपके पास है अब कि आपको वो अपना काम पूरा करना ही पड़ेगा, आपने कॉन्ट्रैक्ट साइन करा है, ठीक है जी। बट कुछ ऐसी सिचुएशन आ गई जिसकी वजह से कॉन्ट्रैक्ट जो आपका पूरा नहीं हो पाएगा, उसकी परफॉर्मेंस नहीं हो पाएगी। अनसक्सेसफुल ट्रांजैक्शंस उसी को कहते हैं कि कुछ ऐसा चीज हो गई, ठीक है, जिसकी वजह से आपका काम बीच में रह गया, वो पूरा ही नहीं हो पाया, which could not be completed due to any reason. In law of contracts, doctrine of frustration has emerged as one of the common issues which have arrived to deal with the failed contracts. ठीक है जी, तो ये बात करता है आपके फेल्ड कॉन्ट्रैक्ट्स की, फ्रस्ट्रेशन है। इट इज ये देखो, आपको इसमें बस एक चीज समझनी है, जहां पे आपकी इम्पॉसिबिलिटी की बात हो रही है, कुछ ऐसा इवेंट हो गया जो इम्पॉसिबल कर रहा है आपके कॉन्ट्रैक्ट को फुलफिल करने के लिए, पूरा करने के लिए, आपको वहीं के वहीं समझ आना है। यहाँ पे लगेगा आपका डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन। ओके जी, नाउ ये आपका दिया हुआ है सेक्शन 56 पे, जो कि बेस्ड है एक मैक्सियम पे जो कहता है लेस नॉन कॉजिट at impossibilia, which means that the law will not compel a man to do what he cannot possibly perform. Easy? ये क्या बेसिकली आपको less non cogit आ गया, at impossibly आ गया, impossibilia से समझ आना, ये डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन की बात कर रहा है। कोई ऐसा एक्ट आ गया जो कि बहुत इम्पॉसिबल है, जिसको हम परफॉर्म नहीं कर सकते, तो हम किसी को कैसे कह देंगे कि वो परफॉर्म करे, ठीक है। कुछ ऐसी सिचुएशन है जो कि आपको दिख रही है कि दैट इज वेरी इम्पॉसिबल टू परफॉर्म, देन हाउ कैन यू परफॉर्म इट, यू कांट परफॉर्म इट, हेंस यू कांट डू द एक्ट, यू कांट डू द कॉन्ट्रैक्ट, राइट। सो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स आपके फिर वॉइड माने जाते हैं। एग्जांपल देखिए, एसएनटी एग्रीज दैट ही डिस्कवर्ड ट्रेजर बाय मैजिक। अब वो एसएनटी में जी एग्रीमेंट हुआ है कि वो जो है ट्रेजर डिस्कवर करेगा बाय मैजिक। अब मैजिक है, कोई इम्पॉसिबिलिटी है, ऐसे कैसे ट्रेजर कर लेगा। So certain contracts which are impossible to perform, performances उसकी impossible है, ठीक है, तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स क्या हो जाते हैं, आपके void हो जाते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, just like an agreement is dead man to bring alive। अब देखिए, कोई एग्रीमेंट कर रहा है कि मैं इस मरे हुए आदमी को जिंदा कर दूंगा, can it be possible? Is this possible? No, not at all. Such performance of certain contracts is impossible। और ये कॉन्ट्रैक्ट जो है, जो इम्पॉसिबल जो परफॉर्म हो जाते हैं, वो आपके हो जाते हैं जी void। ओके, नाउ डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन इज हाउएवर एप्लीकेबल इन टू केसेस। पहला आपका जाता है द ऑब्जेक्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट हैज बिकम इम्पॉसिबल टू परफॉर्म। जो आपका मेन ऑब्जेक्ट है परफॉर्म करने के लिए, वो ही इम्पॉसिबल हो रहा है परफॉर्म करने के लिए आपका, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट में मेन जिस पे आपका मुद्दा हुआ था, मान लो कोई शिप आपने मंगवानी थी, वो शिप का मतलब कि उसमें कोई एक्सप्लोजन हो गया, वो आ नहीं सकती, ठीक है। सो बेसिकली व्हेन योर मेन ऑब्जेक्ट टू ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट हैज बिकम इम्पॉसिबल टू परफॉर्म। दूसरा पॉइंट है एन इवेंट हैज अकर्ड मेकिंग द परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट टू बी इम्पॉसिबल बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ प्रॉमिसर। कुछ ऐसा इवेंट हो गया जिसकी अक्रेंस से कुछ ऐसा इवेंट हो गया जिसकी अक्रेंस से परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट पे असर पड़ रहा है, ठीक है, जो कि कंट्रोलर ऑफ दिस मतलब प्रॉमिसर के कंट्रोल से भी बाहर है।
अब मान लीजिए आपने कोई कॉन्सर्ट कराना था, वहां पे आग लग गई, आपने म्यूजिशियन भी हायर कर रखा था, अब जो आग लगी है वो आपके कंट्रोल से बाहर है। तो यहाँ पे यही बात कर रहे हैं, कुछ ऐसी सिचुएशन आ जाए जो कि कंट्रोल और प्रॉमिस के भी बाहर हो, तो वैसे सिचुएशंस को भी डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन के अंडर हम कवर करते हैं। ठीक है जी, इलस्ट्रेशंस देखते हैं हम। रेजिडेंट ऑफ इंडिया एंटर्ड इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट, इसमें क्या था, कॉन्ट्रैक्ट एंटर हो गया है इंडिया के कुछ रेजिडेंट ऑफ इंडिया का चाइना के रेजिडेंट के साथ कि 550 ट्रक्स जो है उसको देगा। पहले इनिशियली 100 ट्रक्स उसके पास आ गए थे, बट लेटर क्या हुआ, इंडिया के अंदर चाइना में वॉर हो गया, जिसकी वजह से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सस्पेंडेड ऑल द बिजनेस ट्रांजैक्शंस विद चाइना। अब इसके बाद जो उसका रिमेनिंग कॉन्ट्रैक्ट है वो वॉइड हो जाएगा, बिकॉज देयर हैज बीन इम्पॉसिबिलिटी व्हिच ही कांट परफॉर्म, due to which there will be the non-performance of your contract. ओके जी, नाउ ए एंड बी कॉन्ट्रैक्ट टू मैरी ईच अदर। अब देखिए यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट हुआ है ए एंड बी में कि वो एक दूसरे से शादी करेंगे। अब इसमें क्या है, शादी फिक्स हो गई, बट ए की डेथ हो गई है। अब इस केस में जिसमें ए की डेथ हो गई है, तब हम क्या करेंगे, जो कॉन्ट्रैक्ट है फुलफिल ही नहीं हो पाएगा, बिकॉज अभी इम्पॉसिबिलिटी आ गई है, ए की डेथ की वजह से कॉन्ट्रैक्ट ए और बी का फुलफिल नहीं हो पाएगा, जिसकी वजह से जो उनका पहले कॉन्ट्रैक्ट हुआ था that will stand void and hence it will become void as one party to a contract has died. ठीक है जी, अब हम चलते हैं कंडीशंस, मेन कंडीशंस जो आपके सेक्शन 56 पे अप्लाई होंगी। पहला क्या पॉइंट है, इसमें आपने ये देखना है कि जो आपका कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, सबसे पहले अगर आपको डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन उस पर लगाना है, तो पहले ये देखना है कि आपका कॉन्ट्रैक्ट जो है वो वैलिड होना चाहिए। Okay, your contract should be valid, means there should be the competent parties, those who have entered into the contract, and there should be a certain consideration also for that particular contract. Hence, the contract should be valid in all senses. Okay, तो पहला point आपका ये कहता है, there exists a valid and subsisting contract between the parties. There should be existence of a valid contract is the foremost condition for the application of section 56. The valid contract includes a contract entered in between competent persons and which is followed by some consideration. दूसरा पॉइंट, अब डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन लगाने के लिए ये चीज जरूरी है कि कुछ पार्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट शुड बी परफॉर्म। अब जो हमने चाइना और इंडिया की बात करी थी, उसमें हमने क्या समझा था कि 550 ट्रक्स की बात हुई थी, 100 ट्रक्स उसको मिल चुके थे। ओके जी, तो ये बात यहाँ पे ये कह रहे हैं कि कुछ पार्ट उसका परफॉर्म हो गया, कुछ रहता है, कुछ क्यों रह गया, बिकॉज ऑफ द इम्पॉसिबिलिटी, मतलब जानबूझ के नहीं होना चाहिए वो, ये बात आपको याद रखनी है कि कुछ भी जानबूझ के नहीं होना चाहिए, तब ये डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन आपका नहीं लगेगा। ओके जी, सेक्शन 56 will have the applicability only if there is some part of the contract which is yet to be performed, and without performing it the ultimate purpose of the contract is not fulfilled. Now third point, अब कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो गए हो, तो कॉन्ट्रैक्ट आफ्टर इट इज एंटर्ड इनटू बिकम्स इम्पॉसिबल, वही कुछ पार्ट उसका परफॉर्म होना चाहिए। अब आप एंटर हो गए हो, उसके बाद इम्पॉसिबिलिटी आनी चाहिए, इम्पॉसिबिलिटी आएगी तभी आपको डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन जो है वहां पे अप्लाई हो जाएगा। Okay, another important condition for the application of section 56 is that the contract after it has been entered into has become impossible to perform and cannot be performed and therefore contract stands void. तो पहले आपकी कंडीशंस फुलफिल होनी चाहिए, देयर शुड बी द वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। दूसरा पॉइंट क्या है, कुछ पार्ट उसका परफॉर्म होना चाहिए। तीसरा, उसमें इम्पॉसिबिलिटी आनी चाहिए, तभी हम मानेंगे कि आपका जो है यहाँ पे डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन अप्लाई यहाँ पे हो जाएगी। सो दीज आर द 3 कंडीशंस which are necessary for the application of section 56 in certain contracts. Okay जी, अब हम चलते हैं इसके टाइप्स पे। पहली इसकी है इनिशियल इम्पॉसिबिलिटी, एन एक्ट डन बाय एग्रीमेंट इज इम्पॉसिबल एंड ट्रीटेड एज void। अभी देखिए, हमने कोई एक्ट करा है या कुछ एग्रीमेंट हुआ है, उसमें कुछ ऐसा हो गया, इनिशियली आपको दिख गया कि इम्पॉसिबल है परफॉर्म करना, ठीक है, तो ऐसे एक्ट आपके कॉन्ट्रैक्ट्स जो होंगे वो आपके void ठहराए जाएंगे। इनिशियल इम्पॉसिबिलिटी डील्स विद दोस केसेस वेयर द कॉन्ट्रैक्ट वाज इम्पॉसिबल टू परफॉर्म फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग। तो इनिशियल वर्ड से आपको समझ लग गया होगा, सर्टेन कॉन्ट्रैक्ट्स व्हिच आर वेरी डिफिकल्ट टू परफॉर्म फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग, उसका कुछ पार्ट भी हम परफॉर्म नहीं कर पाए हैं। ओके, फॉर एग्जांपल, इफ अ मैरिड मैन नोइंग दैट ही कैन नॉट मैरी अगेन एंड प्रोमिसेस टू डू सो, देन ही इज बाउंड टू कंपनसेट द अदर पार्टी। Now, if there was a married man, वो दूसरे के साथ एग्रीमेंट में आ गया है कि मैं तुमसे भी शादी कर लूंगा, वो तो ऑलरेडी मैरिड है, दूसरी मैरिज उसकी वॉइड होगी, बट ऑफ कोर्स सी बात है। सो यहाँ पे उसकी क्या लीगल बाउंडेशन होगी, टू कंपनसेट द अदर पार्टी।
नाउ एस कॉन्ट्रैक्ट्स टू मैरी, अब यहाँ पे एस ने पी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करा है विच इज बीइंग ऑलरेडी मैरिड टू आर। अब यहाँ पे एस कॉन्ट्रैक्ट टू मैरी पी being already married to R. Now S is already married to R and being forbidden by law to which he is subjected to practice polygamy. Now here S arrangement by S to marry P is void. अब S तो already married है R के साथ, अब उसने P के साथ भी करा है, तो ऐसा arrangement कह रहे हैं void है, because initial stage पे ही वो उसका contract जो है पूरा नहीं हो सकता because of certain conditions, वो उसके इनिशियल स्टेज पे ही इम्पॉसिबिलिटी है टू परफॉर्म द कॉन्ट्रैक्ट। तो ऐसी इम्पॉसिबिलिटीज जब आपकी इनिशियल स्टेज पे आ जाए उसको हम बोलते हैं इनिशियल इम्पॉसिबिलिटी। ठीक है, सेकंड है आपका पॉइंट सब्सिक्वेंट इम्पॉसिबिलिटी। ये तब आता है ड्यूरिंग द कॉन्ट्रैक्ट, आपने कुछ पार्ट परफॉर्म कर दिया और उसके बाद कुछ ऐसी इम्पॉसिबिलिटी आ गई जो आप फोरगो नहीं कर सकते, जिसकी वजह से आपका परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो पा रहा है, और तब हम बोलते हैं कि देयर इज सब्सिक्वेंट इम्पॉसिबिलिटी इन दिस पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट। ओके जी, इट डील्स विद द केसेस वेयर द कॉन्ट्रैक्ट वाज पॉसिबल टू परफॉर्म। नाउ हमने जो एसेंशियल कंडीशंस पढ़ी थी उसके लिए बिल्कुल ये एप्ट है। क्या होता है, आप एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट में आए बट कुछ ऐसा हो गया ड्यूरिंग द परफॉर्मेंस कि आप बाकी का कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म नहीं कर सकते ड्यू टू सर्टेन इम्पॉसिबिलिटी। ओके, तो it was possible to perform when it was entered, but because of some event the performance has become impossible or unlawful and therefore it discharges the party from performance. Discharges यहाँ पे क्या होता है, releases, पार्टी को रिलीज कर दिया कि वो परफॉर्म करे, बिकॉज ऑफ सर्टेन इम्पॉसिबिलिटी अब वो परफॉर्मेंस हो ही नहीं सकती, तो पार्टीज आर नॉट बाउंड टू परफॉर्म इट बिकॉज इम्पॉसिबल सिचुएशन आ गई है जिसकी वजह से पार्टीज जो है परफॉर्म नहीं कर सकती वो कॉन्ट्रैक्ट को, hence वो डिस्चार्ज हो जाती है टू परफॉर्म द कॉन्ट्रैक्ट। एग्जाम्पल, इफ he purchase tickets from B for watching a cricket match and he pays 50% as an advance, if the match is cancelled then he cannot recover from B as the cancellation of match was beyond the control of A. Now he has paid 50% but match got cancelled, hence अब A से खरीदी है, अब A की कोई गलती नहीं है, को क्या पता था मैच कैंसिल हो जाएगा, it was a mere impossibility. Okay, now J and K contract to marry with each other before the time getting fixed for the marriage. J goes mad. अब देखिए J and K में कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, या फिर डेड लगा लो मैड लगा लो, अब कॉन्ट्रैक्ट फुलफिल ही नहीं हो सकता तो हम कॉन्ट्रैक्ट को क्या कह देंगे कि वो वॉइड हो गया है। ओके जी, अब चलते हैं हम इम्पोर्टेंट केस पे। ये है आपका सत्यव्रत घोष वर्सेस मुन्नी राम का केस, ये जिसमें डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन बहुत अच्छे से समझाया गया था द्वारा आपके सुप्रीम कोर्ट। उन्होंने इसमें क्या कहा था, मेन जिसमें पॉइंटर एक याद करने वाला है, कोर्ट ने कहा था जो फ्रस्ट्रेशन और इम्पॉसिबिलिटी है, दीज टू वर्ड्स कैन बी यूज्ड इंटरचेंजेबली। ओके, सो बेसिकली दीज आर द सिनोनिम्स। तो फ्रस्ट्रेशन अगर आ रहा है आपका डॉक्ट्रिन, तो इट मींस इट हैज अराइज्ड ड्यू टू मेयर इम्पॉसिबिलिटी इन द पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट। ओके जी, तो यहाँ पे क्या करें, इन विच जस्टिस मुखर्जी हेल्ड दैट द बेसिक आइडिया ऑन विच डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन इज बेस्ड इज दैट ऑफ द इम्पॉसिबिलिटी of the performance of the contract, and the expression of frustration and impossibility can also be used as synonyms. Okay, the case shows that the intervention of a temporary nature which does not uproot the foundation of the contract will not have the dissolving effect. इसमें बेसिकली यहाँ पे ये पॉइंट कोर्ट ने मतलब देखा था कि यहाँ पे कुछ ऐसी इंटरवेंशन होगी थी, ऐसी इम्पॉसिबिलिटी अराइज होगी थी जो कि बहुत टेम्परेरी नेचर की थी। ठीक है, जो मतलब वो जब टेम्परेरी नेचर की थी, ऑफ कोर्स ही बात है, जब वो टेम्परेरी नेचर उसका खत्म हो जाएगा, वो परमानेंट तो थी नहीं, इम्पॉसिबिलिटी टेम्परेरी नेचर की थी, जब वो खत्म हो जाएगी उसके बाद वो कॉन्ट्रैक्ट जो है वो फुलफिल कर सकते थे। इस करके उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट को डिसॉल्विंग इफेक्ट मतलब कॉन्ट्रैक्ट को डिसॉल्व नहीं करा था। ओके, अब हम चलते हैं पढ़ते हैं केस टेलर वर्सेस कैल्डवेल में। उससे पहले मैं आपको कराऊंगी केस पैराडीन वर्सेस जेन। जो आपका पैराडीन वर्सेस जेन का केस था ये 1647 का था, ये पहले आया था। इसमें क्या हुआ था, इन्होंने कहा कि केस में कि जी हम रेंट नहीं पे करेंगे
क्योंकि वहां तो हम रह नहीं रहे हैं, वहां तो हमारे एनिमीज रह रहे हैं, तो हम नहीं पे करेंगे। अब हमें यहाँ पे डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन लग रहा है, बाई पॉसिबिलिटी है कि हम यहाँ रह नहीं सकते, तो हम रेंट क्यों पे करें। कोर्ट ने कहा था देखो ये ऐसी सिचुएशन इम्पॉसिबिलिटी वाली नहीं है, ये आपके कंट्रोल में है, इस करके यहाँ पे डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन नहीं लगेगा। तो बेसिकली पैराडीन वर्सेस जेन में वह यहाँ पे डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन नहीं लगा था, बट आपका जो टेलर वर्सेस काल्डवेल है इसमें लग गया था। इसमें क्या हुआ था, प्रॉमिस करा हुआ था म्यूजिक हॉल देने के लिए, ठीक है, वहां पे कुछ ऐसी डिस्ट्रक्शन हो गई, हॉल की डिस्ट्रक्शन हो गई, तो यहाँ पे जब हॉल की डिस्ट्रक्शन हो गई तो हम ये कहेंगे ना देयर इज अ डिस्ट्रक्शन ऑफ द मेन सब्जेक्ट मैटर, जो कि आपका हॉल है, ठीक है, जिसकी वजह से अब आपका यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट जो है फ्रस्ट्रेट हो गया है। म्यूजिक हॉल था, ठीक है, वहां पे कॉन्सर्ट करना था, म्यूजिक हॉल ही नहीं रहा, तो कब कहाँ कैसे कॉन्सर्ट करोगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे उन्होंने बोला था कि पर्टिकुलरली इस म्यूजिक हॉल में आपको करना था। यहाँ पे हम कह सकते हैं कि इसकी डिस्ट्रक्शन हो गई, तो आपके मेन सब्जेक्ट मैटर ही खराब हो गया है, जहाँ पे आपको कॉन्सर्ट करना था, उसकी वजह से ये हम यहाँ पे हम मानेंगे इस केस में कि डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन आपका लग जाएगा। सो इट वाज हेल्ड इन दिस केस दैट द कॉन्ट्रैक्ट इज नेवर पॉजिटिव एंड एब्सोल्यूट, contract subject to an express or implied condition, particular thing shall continue to exist, contract performance deemed to be impossible and both parties to perform the contract are excused। अभी देखिए यहाँ पे हमने यहाँ पे क्या समझना है कि कुछ ऐसी कंडीशन आ जाए जिससे परफॉर्मेंस जो आपकी होनी, परफॉर्मेंस समझो, परफॉर्मेंस यहाँ है कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करना, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट को पूरे करने की जब बात ही पॉसिबल हो रही है तो बोथ पार्टीज, अब देखो अब आपको यहाँ पे इनको कॉन्सर्ट करना था, वहां पे आग ही लग गई। जो पार्टीज ने आपस में कॉन्ट्रैक्ट करा है टेलर वर्सेस कैल्डवेल में, जहां सब्जेक्ट मैटर मेन क्या था, कॉन्सर्ट कराना, वो पर्टिकुलर हॉल में वो ही जल गया, वो ही डिस्ट्रक्ट हो गया, तो फिर क्या करेंगे वो। तो इस केस में कोर्ट ने कहा जहां पे परफॉर्मेंस करनी थी, मतलब जहां पे आपने कॉन्ट्रैक्ट अपना पूरा करना था वो ही नहीं रहा, तो पार्टीज यू आर एक्सक्यूज्ड टू वॉइड द कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। सो एंड बोथ पार्टीज टू परफॉर्म द कॉन्ट्रैक्ट आर एक्सक्यूज्ड। अब हम चलते हैं, देखो ये जो आपका डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन है इसमें कुछ टफ नहीं है, आपको बस ये बात याद रखनी है कि कुछ ऐसी पॉसिबिलिटी हो जाए जो पब्लिक डोमेन आपकी पहुंच से बाहर है, ये बात याद रखनी है। दूसरी इसकी इलस्ट्रेशन एग्जांपल्स देखते जाओ, ऐसा ही आपका कोई ना कोई क्वेश्चन आपके पेपर में आ जाता है, ठीक है। ऐसे ही प्रोपोजिशंस वो डाल देते हैं जिसमें आपको बताना है कि डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन लगेगा कि नहीं लगेगा, अगर लग रहा है तो क्या करेंगे, जो हम अभी डिस्कस कर ही रहे हैं। तो ध्यान से इन चीजों को समझो, इजी रहेगा आपके एग्जाम के लिए। ओके, अब जनरली फ्रस्ट्रेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कैन बी इन द फॉलोइंग केसेस। सो बेसिकली फ्रस्ट्रेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट आपका इन केसेस में लग जाता है। पहला है आपका डेथ और इनकैपेसिटी ऑफ अ पार्टी, द पार्टी टू परफॉर्म हैज डाइड, जब हमने वो करा था कि शादी कर दी थी वो उसकी डेथ हो गई, ठीक है, तो ऐसे केसेस में क्या है, वो कॉन्ट्रैक्ट आपका वॉइड हो गया, पार्टी तो अनेबल is incapable now to perform the contract in such a situation and hence the contract is void, कॉन्ट्रैक्ट ही खत्म हो गया आपका। ओके, सो केस इसका क्या है, रॉबिन्सन वर्सेस डेविसन। इसमें क्या हुआ था, इट वाज हेल्ड इन दिस पर्टिकुलर केस द डिफेंडेंट्स वाइफ वाज एन एमिनेंट पियानो प्लेयर, she promised to play piano on a particular day at a concert, due to illness she was unable to give her performance। अब देखिए ये बहुत ही केस फेमस है पियानो प्लेयर के नाम से, तो इसमें क्या है, वाइफ को परफॉर्म करना था, वो उस दिन बीमार हो गई। अब देखो अब वो बीमार हो गई, वो जानबूझ के नहीं हुई है, ड्यू टू व्हिच शी वाज अनेबल टू गिव हर परफॉर्मेंस। अब it was held that the contract of performance depended on continuing good health of defendant's wife and contract was discharged due to her illness, defendant held not liable to pay compensation for non performance। जहां पे आपकी नॉन परफॉर्मेंस आ गई, ये डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन आपको कई बार कंपनसेशन देने से बचा लेता है। ओके, जब ऐसी सिचुएशंस हो जाए, वो जानबूझ के तो नहीं गई, वहां रियली उसकी हेल्थ इश्यूज से जिसकी वजह से वो नहीं आ सकी, उसने परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट वो फुलफिल नहीं कर पाई। सो कोर्ट ने कहा वो ऐसा कुछ भी नहीं है,
अब उसकी हेल्थ ठीक नहीं है, ड्यू टू विच शी इज डिस्चार्ज्ड फ्रॉम द कॉन्ट्रैक्ट, हेंस शी इज नॉट लायबल टू पे फॉर द कंपनसेशन। ओके, नाउ नो फ्रस्ट्रेशन ऑफ एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट्स। देखो ये ध्यान से चीजें समझो, इन पे ही आएंगे क्वेश्चन, इससे परे तो और कुछ है ही नहीं। ठीक है, पहला कोई डेथ हो गई या इनकैपेसिटी हो गई, वहां पे आपका डॉक्ट्रिन लग जाएगा। दूसरा, जब आपका ये डॉक्ट्रिन जो है एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर कहते नहीं लगेगा, नो फ्रस्ट्रेशन ऑफ एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, केस से समझो, अमित चंद वर्सेस चुन्नी लाल। It was held in this case the doctrine of frustration does not apply in the state or interest creating contract in land। यहां तक आपका ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। कोई स्टेट की बात हो रही है जहां पे आपको इंटरेस्ट गेन हो रहा है, ठीक है, कोई कॉन्ट्रैक्ट है, लैंड से इंटरेस्ट जनरेट हो रहा है, वहां पे आपका ये फ्रस्ट्रेशन नहीं लगेगा। In terms of a decree, the tenant of a house was evicted. For the restoration of the possession, the tenant filed an application before the executing court. Landlord then pleaded that the building standing on the land had been demolished by the municipal committee. There was no building, only vacant land. Also, tenant was also not entitled to the land. अब यहाँ पे क्या था, टेनेंट को इविक्ट कर दिया था और वो जा रहा है दोबारा फॉर द रिस्टोरेशन ऑफ हिज पोजेशन। अब उसने एप्लीकेशन डाली टेनेंट ने। अब कोर्ट ने क्या कहा, लैंडलॉर्ड ने प्लीड करा कि जिस बिल्डिंग की वो बात कर रहा है दोबारा रिस्टोर करने के लिए अपनी पोजेशन राइट्स की, वहां पे तो कोई बिल्डिंग ही नहीं है, वहां पे तो जस्ट लैंड है और वो लैंड को एंटाइटल नहीं करता। So it was held that the contract of lease had not become impossible of performance because the landlord could reconstruct the premises in the same form they existed before demolition, and rights of the lessor and lessee in respect of the new premises would then available. So उन्होंने यहाँ पे कोर्ट ने क्या कहा कि ठीक है अब डिमोलिश हो गया है, बट यहाँ पे आपका लीज का इम्पॉसिबल सिचुएशन नहीं अराइज होती। जब दोबारा बनेगा तब यहाँ पे आपकी ये जो लीज एग्रीमेंट था वो दोबारा रीजनरेट हो जाएगा। तो यहाँ पे इन्होंने ये बोला था कि जो आपके एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट्स है वहां पे आपका जो फ्रस्ट्रेशन का जो डॉक्ट्रीन है वो नहीं लगेगा। ओके, अब हम चलते हैं फ्रस्ट्रेशन बाय वर्च्यू ऑफ लेजिस्लेशन, where a law promulgated after the contract is made makes the performance of the agreement impossible and thereby the agreement becomes void। अब आपकी किसी लॉ ने कुछ ऐसा कॉन्ट्रैक्ट बना दिया जिसकी वजह से आपकी परफॉर्मेंस जो थी वो इम्पॉसिबल हो गई है, हेंस एग्रीमेंट आपका वॉइड हो जाएगा। ओके, केस देखो, निहाती जूट मिल्स लिमिटेड वर्सेस एन ख्याली राम जगन्नाथ। तो यहाँ पे इन दिस केस held that the fact of an administrative intervention has to be viewed in the light of the terms of the contract, and if the terms show that the parties have undertaken an absolute obligation regardless of administrative changes, they cannot claim to be discharged. In that case, for an agreement to purchase the imported raw jute, the buyer was to supply the import license. The buyer failed to do so because of change in government rules which require the buyer to use an equal quantity of Indian jute to obtain license, allowing the plea of frustration and holding the buyer liable. It was held that the government had completely forbidden imports. Section 56 would have applied. तो बेसिकली आपको इसमें इतना कुछ है नहीं, तो ये बात याद रखनी है अपने क्लैट पॉइंट ऑफ व्यू से कि कुछ लॉ ने कुछ ऐसा लॉ बना दिया है, आपका लॉ कुछ ऐसा आ गया है, इसकी वजह से आपका एग्रीमेंट जो है परफॉर्मेंस उसकी देनी इम्पॉसिबल हो गई है, तो आपका जो एग्रीमेंट है वो वॉइड हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ जूट की, इन्होंने रॉ जूट की बात करी हुई है। दैट बायर वाज टू सप्लाई, बट उसको अपने इंपोर्ट का लाइसेंस भी बनाना था, जो बायर जो था वो फेल हो गया इस चीज में, और फिर गवर्नमेंट की पॉलिसीज चेंज हो गई जिसकी वजह से वो कह रहा है टू यूज एन इक्वल क्वांटिटी ऑफ इक्वल जूट टू ऑब्टेन लाइसेंस, डिसअलोइंग द प्ली ऑफ फ्रस्ट्रेशन एंड होल्डिंग द बायर लाइबल। तो उन्होंने बोला ऐसे आपका जो कॉन्ट्रैक्ट है इससे फ्रस्ट्रेट नहीं होगा, आपकी गलती हुई है, हेंस आपको जो है द गवर्नमेंट हैड कंप्लीटली फॉरबिडन इंपोर्ट एंड सेक्शन 56 वुड हैव अप्लाइड। देखो यहाँ पे आपको ये बात समझनी है कि गवर्नमेंट ने फॉरबिडन नहीं करा था इंपोर्ट,
गुड्स, जिसकी वजह से गवर्नमेंट ने कुछ ऐसा लॉ बनाया था जिसकी वजह से उसका कॉन्ट्रैक्ट जो था वो फ्रस्ट्रेट नहीं हुआ था। ओके, अब हम चलते हैं, जब ऐसी कहते कुछ सर्कमस्टांसेस हो जाए जो आपके कॉन्ट्रैक्ट को फर्क दे, उससे आपका कॉन्ट्रैक्ट पूरा ना हो पाए, तब हम कह सकते हैं कि आपका फ्रस्ट्रेशन हो गया। दिस पर्टिकुलर सिचुएशन डील्स विद द केसेस वेयर देयर वाज नो फिजिकल, वैसे कोई फिजिकल इम्पॉसिबिलिटी परफॉर्मेंस की नहीं दिख रही थी, बट बिकॉज ऑफ सर्टेन चेंज इन सर्कमस्टांसेस द मेन पर्पस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट वाज डिफीटेड। सो मेन पर्पस डिफीट हो गया बिकॉज ऑफ सर्टेन चेंज इन सर्कमस्टांसेस, जिसकी वजह से डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन यहाँ पे लग जाएगा। Example है, the ship was started to carry some goods, but before it could proceed, there was explosion in the ship boiler, making it impossible to undertake the journey in the scheduled time. Held that the change in circumstances amounted to the frustration of the contract. ठीक है जी, कुछ ऐसी सिचुएशन हो गई जो कि इम्पॉसिबल हो गई है, और वो उसके चक्कर में कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस की वजह से इम्पॉसिबिलिटी आ गई है, तब आपका वहां पे डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन जो है लग जाएगा। अब ये पॉइंट आपका मेन है, कहते हैं जो आपकी कमर्शियल डिफिकल्टी है ना, उससे हम ये नहीं कहेंगे कि आपने कुछ डिले कर दी या फिर आपकी कुछ ट्रेडिंग में प्रॉब्लम आ गई, आप कह दो कि बड़ी इम्पॉसिबिलिटी हो गई है। नो, commercial difficulty will not amount to your mere impossibility, it will not amount to your doctrine of frustration. ठीक है, तो control of the promisor even makes the performance more expensive and difficult. The nature and terms of the contract may decide whether performance has become impossible or merely commercially difficult. तो कुछ ऐसी प्रॉब्लम हो गई है जिसकी वजह से आपका जो कॉन्ट्रैक्ट की परफॉर्मेंस है वो टफ हो गई है और आप उसको परफॉर्म नहीं कर सकते। ठीक है, अब कहते हम ये देखेंगे कि जो आपका प्रॉमिसार है वो तो नहीं जानबूझ के कर रहा, क्योंकि उससे अब कमर्शियल डिफिकल्टी हो गई है और उससे बहुत एक्सपेंसेस जो है देने पड़ जाएंगे। अगर तो उसको बहुत एक्सपेंसेस देने पड़ जाएंगे, इसकी वजह से वो इम्पॉसिबल कर रहा है, तब हम कहेंगे कि वो इसकी कमर्शियल डिफिकल्टी है, ना कि उसकी इम्पॉसिबिलिटी है। ओके जी, समझ गए इस पॉइंट को। केस देखते हैं, पुंसर्न्स प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। It was held in this case that there was a contract between Miss Punson's Private Limited and the Union of India, under which the former agreed to supply letter 8420 milk containers of 20 liters each with the hot tip coating container were coated. Coating was done by tin ignorance, also not available in the market. On the release of quota by the Director General of Supplies and Disposal supply of the tin ignorance could be obtained by the promisors, quota wasn't released. Without any fault, they were not able to perform the contract. It was held in this case that the contract in this case had become impossible or be performed and thus void. The promisors were hence not liable for non-performance of the same. Merely also the procurement of the goods become difficult due to the strike on the mill, of price rises. The expected amount of profits will not be able to earn by a person. It is not even enough to frustrate the contract. So basically इस केस में तो उन्होंने हेल्ड कर दिया था कि फ्रस्ट्रेशन हो गई है बिकॉज उनको वो सामान जो था नहीं मिल रहा था। बट कहते अगर कुछ ऐसा हो जाए जिनमें और यहाँ कोई प्राइस राइज हो गया है, एक्सपेक्टेड अमाउंट ऑफ प्रॉफिट्स नहीं हो रहे हैं, आप उसकी वजह से इम्पॉसिबिलिटी दिखाओ तो वो हम इम्पॉसिबिलिटी नहीं मानेंगे। इट इज नॉट इनफ टू फ्रस्ट्रेट द कॉन्ट्रैक्ट। Okay ji, now doctrine of frustration is applicable only in the cases of subsequent impossibility and where the contract was impossible to perform from the very beginning, where the doctrine has no application. So moreover, this doctrine will also not be applicable in the cases where there was a mere delay in performance and contract can still be. So basically जहाँ पे mere delay है वहां पे भी हम इस कॉन्ट्रैक्ट को जो नहीं मतलब फ्रस्ट्रेट नहीं करेंगे कि जानबूझ के डिले हो रही है, पॉसिबिलिटी दिखा रहे हो, ऐसा नहीं हम मानेंगे, फिर उसमें नहीं मानेंगे कि फ्रस्ट्रेशन हुई है। ठीक है, और जहां आपको पहले दिख रहा हो कि ये कॉन्ट्रैक्ट तो फुलफिल हो ही नहीं सकता, ठीक है, डेड मैन वाला जैसे हमने एग्जाम्पल देखा था वो नहीं हो सकता, ठीक है, वहां पे पहले दिख रही है कि इम्पॉसिबिलिटी है, तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स को भी हम जो है फ्रस्ट्रेट नहीं कहेंगे, वहां आपको जो है अपना कंपनसेशन देना पड़ेगा। ओके जी,
अब हम चलते हैं इसकी पोजीशन ऑफ इंडिया पे। इन इंडिया पॉसिबिलिटी नॉट मीन फिजिकल इम्पॉसिबिलिटी टू परफॉर्म कॉन्ट्रैक्ट, it includes situations, circumstances where contract, you have to show where the performance is literally impossible to perform. Okay, so would not fulfill the object which party is in the mind. इसका केस देखो, आरती सुखदेव कश्यप और अदर्स वर्सेस दया किशोर अरोड़ा। इस केस में क्या हुआ था, परफॉर्मेंस हैज बीन डिलेड। यहाँ पे परफॉर्मेंस डिलेड हो गई थी। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ फ्रस्ट्रेशन डज नॉट मीन बिफोर द एक्सपायरी ऑफ 10 years परमिशन फॉर सेल कुड नॉट बी ग्रांटेड। इन दिस केस देयर वाज अलॉटमेंट ऑफ plot by development authority, no exceptional circumstances and permission for sale was requested, was refused, and afterwards there was possibility of sale after 10 years, contract not frustrated. Basically यहाँ पे ये बात हो रही है कि mere delay will not amount to the frustration of contract. Okay, कुछ ऐसी डिले हुई है जो आप ये नहीं कह सकते कि भी कॉन्ट्रैक्ट आपका इम्पॉसिबल हो गया है परफॉर्म करना। ओके, सो आपको ये बातें इसमें ध्यान देनी है। हम चलते हैं अपने फोर्स मेजॉर पे। ये क्या कहता है, सम इवेंट्स आर अनअवॉइडेबल, नोबडी कैन डॉज देम एंड नो स्पेसिफिक क्लास ऑफ पीपल कैन अवॉइड इट्स इफेक्ट बाय यूजिंग एनी पावर, बीट ऑफ मनी, स्ट्रेंथ एटसेट्रा। एवरीबडी गेट्स अफेक्टेड, सम मोर देन अदर्स। सो 19 फरवरी 2020 को ऑफिस मेमोरेंडम के थ्रू आपके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्लैरिफाई करा था कि कोरोना वायरस के चलते हम यहाँ पे फोर्स मेजॉर क्लॉज को इन्वोक कर रहे हैं, वेयर कंसीडर्ड एप्रोप्रिएट फॉलोइंग द ड्यू प्रोसीजर। ठीक है, इन व्यू ऑफ द करंट सिचुएशन वेयर कोविड-19 वाज अ ग्लोबल इम्पैक्ट एंड रिजल्टिंग इन अ कंटिन्यूअस शार्प डिक्लाइन इन द मार्केट, इट इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द रेलेवेंस ऑफ फोर्स मेजॉर क्लॉजेस एंड द फैक्ट देयरऑफ। The purpose of force majeure clause is twofold. It allocates risk and puts the parties on notice of events that may suspend or excuse the service. So basically कुछ ऐसी इम्पॉसिबिलिटी आ जाए, जैसे आपकी कोरोना वायरस आई थी, उस दौरान कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स परफॉर्म कर ही नहीं हम पा रहे थे, निकल ही नहीं पा रहे थे। ओके, तो मैंने यहाँ पे यही बात बोली है कि फोर्स मेजॉर क्लॉज आपका टू फोल्डेड है। इट एलोकेट्स रिस्क एंड पुट्स द पार्टीज ऑन नोटिस ऑफ इवेंट्स दैट में सस्पेंड और एक्सक्यूज द सर्विस। या तो उसको कुछ दौरान के लिए सस्पेंड कर दो या फिर सर्विस को पूरी तरह एक्सक्यूज कर दो, करो ही ना होगा। ओके, अपना कॉन्ट्रैक्ट पूरा वॉइड कर दो। तो व्हाट डू यू मीन बाय फोर्स मेजॉर? द टर्म फोर्स मेजॉर हैज बीन डिफाइंड इन ब्लैक्स लॉ डिक्शनरी एज एन इवेंट और अफेक्ट कैन बी नाइदर एंटिसिपेटेड नॉर कंट्रोल्ड। विथ मेजर लग जाता है यहाँ पे, कुछ ऐसा इफेक्ट हो गया जो आपकी पहुंच से बिल्कुल बाहर है या आपकी सोच से भी बाहर है, जैसे कोविड हुआ था। तो बेसिकली मैं आपको फोर्स मेजर का टॉपिक तो करा रही हूँ, आपके क्लैट में इसका आ चुके हैं क्वेश्चंस। जस्ट आपको ये कंसेप्ट भी क्लियर होना चाहिए क्योंकि भी इन्वोक हो गया है बाय गवर्नमेंट। ओके, इट कैन बी यूज्ड। तो अगर ये क्लॉज कभी आपके कॉन्ट्रैक्ट में आपको दिखता है, आपको पता होना चाहिए कि ये क्या कह रहा है। Okay जी, now it is contractual provision allocating the risk of loss if performance becomes impossible or impractical, especially as a result of an event that the parties could not have anticipated or control। ऐसे ही लिखी होती हैं आपकी provisions। तो एक बार देखना, अब आपने उस दौरान कभी कोई आया, आपने कोई लाफ्टर चैलेंज या कोई शो देखने कोई आप जा रहे हो या फिर कुछ ऐसे, वहां पे लिखी होती थी ये बात कि अगर कुछ ऐसी सिचुएशन आ गई जिसकी वजह से कैंसिल होना पड़ेगा, वी विल नॉट बी हेल्ड लायबल, अपनी मर्जी से बुकिंग कराओ। ओके, सो ये क्या कहता है, द रिस्क ऑफ लॉस इफ परफॉर्मेंस बिकम्स इम्पॉसिबल और इम्प्रैक्टिकल। अभी कोई परफॉर्मेंस मतलब कॉन्ट्रैक्ट को फुलफिल करना इम्पॉसिबल हो रहा है या इम्प्रैक्टिकल हो रहा है, स्पेशली एज अ रिजल्ट ऑफ एन इवेंट that the parties could not have anticipated or controlled. While force majeure has neither been defined nor specifically dealt with in Indian statutes, some reference can be found in section 32 the Contract Act, envisages that if contract is contingent on the happening of an event, which event becomes impossible, then the contract becomes void. कुछ ऐसा कंडीशनल कॉन्ट्रैक्ट था, ठीक है, जो आपका फ्यूचरिस्टिक इवेंट के ऊपर बेस्ड था। बुकिंग कराई थी आपने कॉन्सर्ट की, ठीक है, अब आपने कॉन्सर्ट की बुकिंग कराई थी, अब कुछ ऐसी पॉसिबिलिटी आ गई जिसकी वजह से आपका कॉन्सर्ट होना नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट आपका वॉइड हो गया। तो ये जो आपका फोर्स मेजॉर है उसके साथ डील करता है। ओके जी, नाउ इन्वोकेशन ऑफ फोर्स मेजॉर, द साइन क्वा नॉन। देखो अब यहाँ पे आपको साइन क्वा नॉन वर्ड आ गया है, आपने जो है इसको समझना है। ये क्या कहता है
कि इसेंशियल कंडीशन क्या है। इसेंशियल कंडीशन इसका मतलब है फॉर इन्वोकेशन ऑफ सेक्शन 56 इज एज बिलो, it is imperative to know that force majeure is present in common law as a doctrine of contract. In other words, doctrine of frustration is an inbuilt factor in section 56 of the act. However, it can neither be invoked in case of commercial hardship nor can be used as a device to avoid a bad bargain. So अभी हमने पढ़ के हटे हैं इसके बारे में, डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन के बारे में, कि ये ऐसा फैक्टर है वो तभी आता है जब मेयर इम्पॉसिबिलिटी होती है, ना कि तब जब आपने कोई डिले कर दी या फिर आपके कोई कमर्शियल हार्डशिप या कोई डिफिकल्टी आ गई, आपको कोई लॉस हो रहा है तो आप कॉन्ट्रैक्ट पूरा नहीं कर रहे हो, तो इन केसेस में आपका डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन जो है नहीं लगेगा। ओके जी। नाउ केस देखें, गंगासरन वर्सेस रामचरण, वेयर फजल अली जी स्पीकिंग for the 3 members bench of Supreme Court held that it seems necessary for us to emphasize that so far as the courts in this country are concerned, they must look primarily to the law as embodied in section 32 and 56 of the Indian Contract Act. The heart of to the doctrine of frustration travels through sections 32 and hence it should be read together. तो बेसिकली यहाँ पे ये बात करी हुई है, जो आपका सेक्शन 32 है कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट का, जो फ्यूचरिस्टिक कॉन्ट्रैक्ट्स की बात करता है, कंडीशनल कॉन्ट्रैक्ट्स की बात करता है, वो कह रहे हैं कि वो बात और सेक्शन 56 जो आपकी इम्पॉसिबिलिटी की बात करता है वो साथ में पढ़ो, साथ में लेके चलो जब आपने फोर्स मेजोर का कॉन्ट्रैक्ट करना है या देखना है क्लॉज के बारे में। ओके, नाउ हाउ डू द इंडियन प्रेसिडेंट्स डिफाइन फोर्स मेजोर? Over the years, court in India have dealt with various situations where they have defined force majeure in different manners. Some of those are listed below. Force majeure clauses vary. A force majeure clause in a contract would typically include an exhaustive list of events such as an acts of God, war, terrorism, earthquakes, hurricanes, acts of government, explosion, fire, plagues, epidemics, or a non-exhaustive list where the parties simply narrate what generally constitute force majeure events and thereafter add such acts or events that are beyond the control of the parties. So basically कुछ ऐसा एक्ट आपका हो जाए जो आपकी पहुंच से बाहर हो, तो उसे हम बोल देते हैं कि इम्पॉसिबिलिटी आ गई, और वो ऐसे जो आपके एक्ट्स हैं वो फोर्स मेजोर के क्लॉज के अंडर कवर हो जाते हैं। ओके जी। द एक्सप्रेशन फोर्स मेजोर इज नॉट मेयर अ फ्रेंच वर्जन ऑफ द लैटिन एक्सप्रेशन विज मेजर। विज मेजर हमने पढ़ा था लॉ ऑफ टॉर्ट्स में, ये कहता है आपका एक्ट ऑफ गॉड। It is undoubtedly a term of wider import. Difficulties have arisen in the past to what could legitimately be included in force majeure. Judges have agreed that strikes, breakdown of machinery, which are normally not included in vis majeure, are included in force majeure. So basically, vis majeure में, act of God में, हम breakdown of machinery, strike आ गई, ये चीजें तो नहीं होती ना, बट आपके इसमें फोर्स मेजोर में कहते हैं हम ऐसी इम्पॉसिबिलिटीज को भी इंक्लूड कर रहे हैं कि कुछ ऐसी सिचुएशन होगी स्ट्राइक की वजह से जिससे आपका कॉन्ट्रैक्ट जो है फुलफिल नहीं हो पाएगा। ओके, नाउ व्हाट वुड फोर्स मेजोर क्लॉजेस टिपिकली इंक्लूड एंड व्हाट हैपेंस इफ द कॉन्ट्रैक्ट डज नॉट इंक्लूड? इंक्लूड तो हमने पढ़ लिया कि क्या इंक्लूड करेगा, वो ऐसे सारी कंडीशंस इंक्लूड कर लेगा, ठीक है, जिसमें कोई ऐसा इवेंट हो गया है जो आपकी पहुंच से बाहर है, ठीक है। सो इट विल कंडीशंस व्हिच वुड बी फुलफिल्ड फॉर सच फोर्स मेजोर क्लॉज टू अप्लाई टू द कॉन्ट्रैक्ट एंड द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ अकरेंस ऑफ सच फोर्स मेजोर इवेंट। अब देखिए कोई ऐसा इवेंट हो गया जैसे कोरोना वायरस, कोविड आ गया, ऐसा इवेंट हो गया जिसकी वजह से लॉकडाउन लग गया, ठीक है, ऐसे कॉन्सिक्वेंसेस हो गए जिसकी वजह से आपका कॉन्ट्रैक्ट जो है पूरा नहीं हो पाया था, इम्पॉसिबिलिटी आ गई, तो consequences would include suspension of obligation of the parties upon occurrence of a force majeure event. So ऐसा हो गया जिसकी वजह से अब आप अपनी ड्यूटी जो है कॉन्ट्रैक्ट की पूरी नहीं कर पाओगे, तो अब हम कह देते हैं कि वहां पे आपका फोर्स मेजोर लग जाएगा। बट अगर कहते हैं आपके कॉन्ट्रैक्ट में फोर्स मेजोर का क्लॉज नहीं है तो फिर क्या करोगे? तब आपका क्या होगा, वहां पे डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन लग जाएगा कि कुछ ऐसी इम्पॉसिबिलिटी आ गई है, ठीक है, जो इसकी एक्सक्लूजन है वो तो एक्सक्लूजन इसकी रहेंगी, ठीक है, बट इफ कॉन्ट्रैक्ट डज नॉट इंक्लूड अ फोर्स मेजोर क्लॉज द पार्टीज वुड हैव टू ascertain in light factors such as nature of the contract, the nature of the event and so forth as to whether section 56 of the contract which deals with the agreement between the parties to do an impossible act and which has been now discussed. So basically आपको ये बात इसमें याद रखनी है कि वो नहीं लगा तो आपको वहां पे इम्पॉसिबिलिटी का एक्ट लग जाएगा और आप टू परफॉर्म इट
टू परफॉर्म द कॉन्ट्रैक्ट की ऑब्लिगेशन से बच जाओगे। ओके, नाउ अभी इसके कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। तो कहते हैं पहली बात यहाँ पे ध्यान रखो, फोर्स मेजॉर रिक्वायर्स एक्चुअल इम्पॉसिबिलिटी एंड नॉट मेयर एक्सट्रीम डिफिकल्टी। जो अभी हमने फ्रस्ट्रेशन में पढ़ा, कोई हार्डशिप आ गई कमर्शियल या फिर कमर्शियल डिफिकल्टी आ गई, वो चीजें नहीं आपकी कवर होंगी इसमें। ओके, two increasingly common scenarios are this: a band has entered into a contract with a venue to put on a concert. State where the venue is located orders the venue to close as part of the mandatory general quarantine order. It is now legally impossible for the venue to fulfill its obligations under the contract. Almost any standard force majeure clause will excuse the venue from hosting the performance. अब देखिए इसमें क्या है, एक बैंड ने कॉन्ट्रैक्ट करा था कि वो कॉन्सर्ट करेंगे, अब स्टेट ने बोल दिया कि वो वेन्यू तो बिल्कुल नहीं हो सकते, ऑर्डर दे दिया है कि यहाँ पे तो क्वारंटीन की सिचुएशन लगेगी, अब ये यहाँ पे कॉन्सर्ट नहीं हो पाएगा। अब यहाँ पे क्या है, वेन्यू है, वो अपनी जो उसने कॉन्ट्रैक्ट एंटर करा था बैंड के साथ वो फुलफिल नहीं हो पाएगा, हेंस वहां पे फोर्स मेजॉर लग जाएगा। ठीक है, एंड वो कह देंगे कि ठीक है जी परफॉर्मेंस नहीं दे सकते बिकॉज ऑर्डर आ गया है, ऐसा इम्पॉसिबिलिटी है, अब हम यहाँ पे क्वारंटाइन करना है, इसकी वजह से यहाँ पे आप परफॉर्मेंस जो है बैंड परफॉर्म नहीं कर सकते। ठीक है, दूसरा सिनेरियो देखियो, बैंड हैज एंटर्ड इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट विद अ वेन्यू टू पुट ऑन अ कंसर्ट। अब इसमें द स्टेट वेयर द वेन्यू इज लोकेटेड इश्यूज नॉन मैंडेटरी, यहाँ पे मैंडेटरी थी, यहाँ पे नॉन मैंडेटरी, जरूरी गाइडलाइंस नहीं थी, जस्ट गाइडलाइंस थी बट उनको फॉलो करना वाज नॉट मैंडेटरी। ओके, नाउ strongly encouraging all its agents to cancel non-essential, वैसे उनको कह रहे हैं कि non-essential travel अपना बंद कर दो, avoid large gatherings in public places to extent possible. As a result, the market for cricket dries up and the band is now able to send 10% of the seats available. अब देखिए गवर्नमेंट ने नॉन मैंडेटरी कंडीशंस डाली थी, जरूरी नहीं थी वो, बट हाँ इसेंशियल्स नहीं थी, पर उन्होंने बोला कि जरूरी है तो जाओ, नहीं जरूरी तो मत जाओ, ऐसा आया थी आपकी गाइडलाइंस। तो उसी से आपको एग्जांपल्स हमने बनाए हैं। तो कहते सिर्फ 10% सीट्स ही उनकी बिकी थी ये कंडीशन आने की वजह से। अब यहाँ पे क्या करें, बिकॉज द स्टेट गाइडलाइंस वर नॉट मैंडेटरी, इट इज स्टिल फिजिकली एंड लीगली पॉसिबल फॉर द बैंड टू परफॉर्म। बट देखिए उनकी सिर्फ 10% सीट्स मतलब हुई थी, एबल टू सेल ओनली 10% ऑफ सीट्स, बट कहते हैं बैंड क्या है, अब बैंड के ऊपर भी तो नॉन मैंडेटरी गाइडलाइंस लगी है, वो परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, अब बॉयलर प्लेट फोर्स मेजॉर क्लॉज विल आर्ग्यूएबली नॉट अप्लाई। अब यहाँ पे बैंड ये नहीं कह सकता कि हम नहीं परफॉर्म करेंगे, हम पे फोर्स मेजॉर लग रहा है, यहाँ पे उन पे फोर्स मेजॉर नहीं लग रहा बिकॉज नॉन मैंडेटरी गाइडलाइंस है। अब चाहे उनकी 10% सीटिंग आई है, वो ये सोच के ना अवॉइड कर दें कि कम सीटिंग आई है, कम कमाई हो रही है, कमर्शियल हार्डशिप की वजह से वो फोर्स मेजॉर को इम्पोज नहीं कर सकते, क्योंकि गाइडलाइंस उन पे नॉन मैंडेटरी थी, वो परफॉर्म कर सकते हैं। पहले केस में मैंडेटरी थी, वो होस्ट ही नहीं कर सकते थे, दूसरे केस में देयर वर नॉन मैंडेटरी गाइडलाइंस एंड हेंस दे कैन परफॉर्म। ओके, देयर की थिंग टू रिमेंबर इज दैट simply because it is extremely unprofitable or exceptionally difficult to perform under a contract does not mean that it is actually impossible, and hence force majeure likely only applies to the latter situation. ओके जी, कहते हैं आपको बस ये देखना है कि क्या वाकई में इम्पॉसिबिलिटी है, जैसे पहले केस में थी, मनाही कर दिया, तब आपका लगेगा फोर्स मेजॉर। जब ऐसी कोई इम्पॉसिबिलिटी है ही नहीं, ठीक है, वो मेयरली ये सोच के मना कर दे कि प्रॉफिट नहीं हो रहा, 10% सीट्स बिकी हैं, ठीक है, तो यहाँ पे आपका फोर्स मेजॉर जो है नहीं लगेगा। ओके, अब हम चलते हैं इसके कंक्लूजन पे। फोर्स मेजॉर एंड डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हैव बीन कंटिन्यूअसली रिगार्डेड एज एन एक्सेप्शनल डिफेंसेस इन द इवेंट्स ऑफ कंप्लीट इम्पॉसिबिलिटी। देखो ये बात याद रखनी है आपको, कंप्लीट इम्पॉसिबिलिटी होनी चाहिए एंड शुड बी बियॉन्ड योर डोमेन। आप उसमें कुछ कर नहीं पा रहे हो, बट क्या कर सकते हो, सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट को खत्म कर सकते हैं। ओके, while the threshold of proof shall continue to be high, the courts will ascertain particularities of the situation more dynamically. Hence, a surge in the number of commercial contracts incorporating
Force majeure clause is very likely to specifically cover situations such as government imposed lockdown, epidemics and pandemics apart from traditional events such as act of God, natural calamities. ठीक है, so basically जो आपका force majeure है वो आपका देखो बाकी की पॉसिबिलिटीज तो आपके डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन में भी कवर हो जाएंगी, बट जब कुछ ऐसे कॉन्ट्रैक्ट आपके लॉकडाउन के दौरान या कुछ ऐसी सिचुएशन आ गई एपिडेमिक की उस दौरान हो रहे हैं वो वर्ड हो जाता है, बिकॉज उनको पूरा करना इज मेयर इम्पॉसिबल सिचुएशन। या तो पूरे को एक्सक्यूज कर दो या फिर कुछ ऐसे कर लो कि जब ये खत्म होगा हम तब कर लेंगे, तो ऐसी मतलब कि वहां पे कंडीशन डाल दो। तो आज हमने आपका फोर्स मेजोर एंड डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन कवर कर लिया है। इसमें आपको बस मेन बात यही याद रखनी है, यहाँ पे जहाँ पे आपकी मेयर इम्पॉसिबिलिटी है, कंप्लीट इम्पॉसिबिलिटी है टू परफॉर्म द कॉन्ट्रैक्ट, और जिसकी वजह से वहां पे आपका पर्पस डिफीट हो रहा है, नॉन परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, आप इम्पॉसिबिलिटी अवॉइड नहीं कर सकते, तो वहां पे आपके ये डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन लग जाएगी। और आपकी कुछ ऐसी सिचुएशन है, कोई नेचुरल कैलेमिटी की है या फिर कोई आपका लॉकडाउन है, उस सिचुएशन में आपका फोर्स मेजर क्लॉज जो है कॉन्ट्रैक्ट में वो डाल देते हैं, सो दैट यू नो पार्टीज आर नॉट बाउंड टू परफॉर्म इट। ओके जी, सो दैट्स ऑल इन टुडेज लेक्चर। थैंक यू so very much and all the very best for your CLAT exam.